आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 4 के नाम है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये तीनों के सभी प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। ये भारतीय भवन का बुक है, क्लास 10th के भारतीय भवन का बुक है। इसमें प्रश्नों की संख्या चूँकि ज़्यादा रहती है, इसलिए हम पहले इसको चला रहे, बाद में BTC का भी कवर किया जाएगा। इससे पहले 3 चैप्टर हो गया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। पहला प्रश्न हो गया, कह रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के। दुनिया में 2 तरह के शासन व्यवस्था वाला देश होता है। हालांकि और डीप में आपको लेक्चर देखने के बाद पता चलेगा, तो डीप में देखना है तो आप लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर बताया जा रहा है, तो इसमें आपको कुछ बेसिक बात बताया जाएगा जो महत्वपूर्ण वाला बात है। तो दुनिया में 2 तरह के शासन व्यवस्था वाला देश है। एक होता है संघात्मक और एक होता है एकात्मक। तो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होता है और एक होता है एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश। जो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होता है वहाँ पर 2 सरकार होता है। एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। संघात्मक शासन प्रणाली जिस देश में होता है वहाँ पर जो शक्ति होता है, पावर होता है, उसका बंटवारा केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच किया जाता है। पावर किसी एक के पास नहीं रहता है, बल्कि पावर को यानी शक्ति को बांट दिया जाता है। किसके किसके बीच? तो केंद्र सरकार और राज्य के बीच। जबकि जो देश एकात्मक होते हैं वहाँ पर पावर सीमित होता है, सबको पावर नहीं बांटा जाता है। सभी जो पावर है, जो सभी शक्ति है, वह किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। तो संघात्मक शासन व्यवस्था देखिएगा, भारत में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, बेल्जियम में भी है, और सबसे बड़ा का एग्जाम्पल तो अमेरिका है। यहाँ पर दिया ही नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताइए, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन होगा? USA यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और एकात्मक की बात करें तो इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड भी एकात्मक है, फ्रांस भी है, और एक हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। तो इंग्लैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यानी इन देशों में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। शक्ति किनके पास है? तो शक्ति केंद्र के पास है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसमें हम टिक लगाते जाएंगे, उस पर ध्यान रखिएगा। और अर्थशास्त्र में ये चैप्टर राजनीति शास्त्र में ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से। और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आगे बात करेंगे हम, वहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ इम्पोर्टेंट है उसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियाँ हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में टोटल 3 सूची है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये जो संघ सूची है, इस संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार नियम बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बनाती है। आप इस बात को वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, या वीडियो को स्लो करके आप इसे बात लिख लेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, संघ सूची में जो भी विषय है, जैसे संघ सूची में रुपया पैसा के बात है, बैंक के बात है, सेना के बात है, तो जो भी देश के लिए बड़ा बड़ा मुद्दा है, जो बड़ा बड़ा डिसीजन है, वो संघ सरकार लेती है। फिर राज्य के जो राज्य सूची के विषय है, उस राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार नियम बनाती है। और कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है, कोई ऐसा भी विषय है जिस पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बनाती है। लेकिन संघ सरकार, राज्य सरकार जब एक ही बात का नियम बनाएगी तो उसमें संघ सरकार के ज़्यादा बात रहता है। संघ सरकार के बात को माना जाएगा, राज्य सरकार के बात को नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस सभी बात को लिख लेंगे आप। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो देशी राज्यों की संख्या 565 थी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 565। देशी राज की संख्या क्या है? 565। देखिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके हर प्रश्न लगभग समझे कि इंपॉर्टेंट ही है, तो पूरा को याद कर लेंगे आप लोग, तभी आपके लिए सही रहेगा। हालांकि इसमें से जो टिक लगाने के बाद है मोस्ट वीवीआई में, तो मोस्ट वीवीआई आपको लास्ट में बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। जबकि आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, आयोग पूछेगा तो 53, इसी में पूछ लेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, अधिनियम, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में, यह बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ही है अभी। राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। क्यों बना? तो भारत में भाषा के आधार पर राज्य को बनाने के लिए, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इसके मेन कौन थे? इसके मेन थे जस्टिस फजील अली। आपसे प्रश्न पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 15 नवंबर, एक गलत हो जाएगा, यहाँ पर है ग में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था। आप इस ऑप्शन का भी ध्यान रखेंगे। 1 नवंबर 2000 को यह छत्तीसगढ़ बना था। मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग होकर के छत्तीसगढ़ बन गया, और वह बना था 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, और उत्तराखंड एक अलग राज्य कब बना? तो ये 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो झारखंड राज्य बना था बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है? संघीय सरकार के मतलब समझिए। संघीय सरकार के मतलब है एक ऐसा सरकार जिसका पावर बटा हुआ हो। पावर कहाँ बटा हुआ हो? केंद्र के पास और राज्य के पास भी हो, और जो स्थानीय सरकार है उसके पास ही पावर बटा। जैसे भारत में देखिएगा तो प्रधानमंत्री के पास ही पावर है, राष्ट्रपति के पास ही पावर है, राज्यपाल के पास ही पावर है, मुख्यमंत्री के पास ही पावर है, और गाँव में जो मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, शहर में जो मेयर साहब हो गए, उन सबके पास कुछ न कुछ अधिकार है। तो इसमें पावर के बंटवारा होता है। संघीय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पावर यानी कि शक्ति किसी एक के पास नहीं होती है, पावर के बंटवारा किया जाता है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन कह रहा है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा सत्ता दिया जाना। ये बिल्कुल गलत बात है जी। राज्य सरकार केंद्र सरकार को सत्ता नहीं देता है, बल्कि केंद्र सरकार के जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के दोनों के बराबर होता है। हालांकि इंडिया में अलग बात है। नेक्स्ट है, सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का विभाजन करना। सरकार के जो 3 अंग है वहाँ भी बंटवारा होता है, लेकिन ये संघीय सरकार के देखिए, संघीय सरकार की विशेषता तो है, लेकिन इसे परफेक्ट विशेषता कह रहा है। तो संघीय सरकार के 3 अंग के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, वो यहाँ पर अधिकार मिलता है, लेकिन ये नहीं कि इसका सही विशेषता कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। निर्वाचित अधिकारी के ही हाथ में सर्वोच्च सत्ता, ये बिल्कुल गलत बात है जी। ऐसा नहीं कि जो निर्वाचित अधिकारी हो गए उसी के हाथ में पूरा सत्ता दे दिया जाए। जो लोग देखिए, कुछ लोग मनोनीत भी होते हैं, उनके पास भी कुछ अधिकार होता है। ग्राम लेवल पर देखिएगा, शहर लेवल पर देखिएगा, तो बहुत सारे लोग को मनोनीत भी किया जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच संविधान द्वारा सत्ता का, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर दिया एक शब्द संविधान द्वारा। तो भारत में संविधान के द्वारा राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, जो स्थानीय सरकार है उन सबको अधिकार दिया गया है। संविधान के द्वारा जब दिया जाता है, जो शक्ति संविधान की तरफ मिलता है, तो इसका मतलब उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है, उस शक्ति को बाद में छीन नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, विभिन्न स्तर की सरकार। विभिन्न स्तर के मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार, राज्य लेवल पर राज्य सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पर स्थानीय लेवल पर स्थानीय सरकार। इन सभी के सरकार के जो बीच है वो सभी के पास पावर है। किसी के पास पावर कम है तो किसी के पास पावर ज़्यादा है, और इन सभी लोगों का पावर भारत के संविधान के द्वारा मिला है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें गलत बयान छांटना, कि इनमें से कौन बयान गलत है। तो पारा कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के बीच
सत्ता का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है जी। जो संघीय सरकार होता है, संघीय शासन व्यवस्था होता है, उसमें बंटवारा हुआ तो स्पष्ट विभाजन। किस विषय पर कानून संघ बनाएगा, किस विषय पर कानून राज्य बनाएगा, इसका स्पष्ट बंटवारा रहता है, संविधान में इसका वर्णन रहता है। तो संघीय सरकार की यह विशेषता है, यह बिल्कुल सही बात है कि संघीय सरकार में क्या होगा, संघीय व्यवस्था में क्या होगा, केंद्र के पास जो अधिकार है वो लिखा होता है, राज्य के पास क्या अधिकार है, राज्य मतलब इकाई के पास क्या अधिकार है, यह बात लिखा होता है संविधान में। नेक्स्ट है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया। बिल्कुल सही है। भारत में कैसा व्यवस्था है, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। क्यों संघीय व्यवस्था है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ही होता है देश के शक्ति को बांट देना, न कि एक जगह रखना। तो हमारे देश में राज्य के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है और राज्य के पास भी शक्ति है। तो दोनों के शक्ति का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया है। तो जब भी बंटवारा होता है शक्ति के, उस देश को हम बोल देते हैं संघात्मक देश। नेक्स्ट है, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से भी संघीय शासन व्यवस्था नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार है। देखिए श्रीलंका जो देश है और श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। तो ये करा कि संघीय शासन व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सही है, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्यों एकात्मक है, क्योंकि वहाँ पर शक्ति नहीं बांटा गया है, पूरा की पूरा शक्ति केंद्र सरकार के पास है, स्थानीय सरकार या कोई सरकार के पास शक्ति नहीं दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब बच गया ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। करा कि स्थानीय सरकार भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बाधक है, बिल्कुल नहीं। स्थानीय जो सरकार है वो तो संघीय शासन व्यवस्था में सहायक होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो भी समस्या है वो सभी समस्या दूर हो जाता है अपने आप, वो लोग अपने ही दूर कर लेते हैं छोटे लेवल पर ही। बड़े यानी कि राज्य सरकार और संघ सरकार के पास वह समस्या आती ही नहीं है। तो ये विशेषता है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं स्थानीय जो सरकार है ये संघीय शासन व्यवस्था में सहयोगी की भूमिका निभाता है, न कि ये जो है बाधक बनता है। तो इसका ये जो कथन है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है। नेक्स्ट है, भारत की भाषा नीति का लाभ क्या है। भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, लेकिन भारत का कोई पर्सनल अपना कोई भाषा नहीं, इस देश का कोई अपना एक भाषा नहीं बनाया गया है, बल्कि भारत में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। भारत के संविधान में 22 भाषा के क्या क्या मान्यता दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है, तो वह होगा 22। अब इसलिए एक भाषा को मुख्य रूप में नहीं बनाया गया है, क्योंकि यदि एक भाषा को मुख्य रूप में बना देंगे तो बाकी भाषा बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाएगा और वो विरोध करने लगेंगे। जैसे भारत में देखिएगा तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जो हो गया झारखंड, पश्चिम झारखंड, इन क्षेत्र में हिंदी भाषा खूब बोला जाता है। तो यहाँ पर हिंदी का बोलबाला है, लेकिन जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये सब भाषा ज़्यादा चलता है। वहाँ पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अब अगर हिंदी को हम मुख्य भाषा बना दें तो बाकी भाषा के वाले लोग के बीच असंतुष्टि की भावना हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये देश के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती थी। इसलिए भारत के जो संविधान निर्माता थे वो किसी एक भाषा को मुख्य भाषा नहीं बनाए, बल्कि संविधान में 22 भाषा को मान्यता दे दिए। इससे क्या हुआ, लोगों के बीच सहयोग की भावना बना। लोग कोई मतलब जितने अलग अलग भाषा वाले जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं वाले लोग वो आपस में संतुष्ट हो गए, क्योंकि किसी के भाषा के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया गया। तो याद रखेंगे भारत में भाषा की संख्या कितना जी, 22 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसका कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी भाषा का बोलबाला भारत में नहीं है। भारत में किसी भी भाषा के बोलबाला नहीं है, प्रभुत्व है ही नहीं किसी भाषा के। 22 भाषा को मान्यता दिया है, 22 भाषा के समान अधिकार है। नेक्स्ट करा है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। देखिए यहाँ पे करा क्या, भाषा के आधार पर राज्यों गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। राष्ट्रीय हित की उपेक्षा नहीं किया गया। अगर एक भाषा को बता देते, जैसे कि भारत में अलग अलग देखिएगा जो राज्य है वो अलग अलग भाषा की वजह से बना है।
आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछता भी है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत के प्रथम राज्य कौन है, तो है आंध्र प्रदेश, और यह बना था 1953 में। अब आप महाराष्ट्र और गुजरात के नाम सुने होंगे, तो महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही था। मुंबई एक राज्य था और मुंबई नामक जो राज्य था वो टूट गया, और टूट करके मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र राज्य बना लिए और गुजराती बोलने वाले को अलग करके गुजरात राज्य बना दिया। तो ये भाषा के आधार पर जो राज्य बना है, ये राज्य बनाना मजबूरी था हमारा। अगर भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनता तो देश में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाती, देश कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर आ जाता। तो हम लोग भारत के लोग उसमें साथ रहने के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का क्या कर दिए थे, गठन कर दिए थे। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा पंजाब राज्य हो गया, जो हरियाणा हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब भाषा के आधार पर निर्मित किया गया है। आप देखेंगे नागालैंड, तो वहाँ पे इंग्लिश भाषा बोला जाता है, तो उन सबके अलग अलग भाषा के नाम पर अलग राज्य बना दिया गया है। नेक्स्ट है अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की होड़। बिल्कुल नहीं, 22 भाषा को मान्यता बना दे दिया है, और 22 भाषा की मान्यता जैसे बना दिए गए, प्रमुख भाषा इसमें शामिल हो गया है, तो कोई संवैधानिक बनाने का हो रहा ही नहीं, क्योंकि 22 भाषा मुख्य भाषा है, ये सबको मान्यता मिल चुका है, बराबरी मान्यता मिल गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता मजबूत। बिल्कुल सही है, जैसे ही हम लोग भाषा नीति अपनाए, सभी भाषा को एक किए, राष्ट्रीय एकता क्या हुआ, कहीं ना कहीं मजबूत हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति करें आगे, करा कि संघीय शासन व्यवस्था में डैश सरकार होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर 2 सरकार होती है। 2 सरकार का मतलब है एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। 2 सरकार होगा, एक होगा केंद्र सरकार और एक होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट है भारत को डैश का संघ कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्वेश्चन पूछा भारत क्या है, तो भारत 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश के समूह है। तो भारत राज्यों के समूह है, भारत राज्यों का क्या है, समूह है, या भारत राज्यों का क्या है, संघ है। इस बात को याद रखिएगा, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अधिकारों की 3 सूचियाँ है, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक हो गया समवर्ती सूची। खूब चर्चा की है, आप पिछले वीडियो में भी किए थे, इसमें भी खूब किया है। समवर्ती सूची 3 सूची हो गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में प्रायः डैश नागरिकता का प्रावधान रहता है। संघीय व्यवस्था में प्रायः डबल नागरिकता, डबल मतलब दोहरी नागरिकता, 2 नागरिकता की प्रावधान रहता है। दोहरी नागरिकता का मतलब है, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति देश के भी नागरिक है और जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य के भी नागरिक है। जैसे अमेरिका जो देश है, अमेरिका में जो भी लोग हैं वो अमेरिका के भी नागरिक है, प्लस अमेरिका के जिस राज्य में रहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क में है या न्यू जर्सी में, चाहे कैलिफोर्निया में, जिसमें भी हो। कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया के भी नागरिक है, अगर न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क के भी नागरिक हो गया और वह अमेरिका के भी नागरिक है। भारत भी संघात्मक देश है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो केवल भारत के नागरिक है, भारत में राज्य का नागरिक नहीं होता है। तो हमारा देश भी संघात्मक है, अमेरिका भी संघात्मक है, लेकिन अमेरिका में डबल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में डैश नागरिकता है जबकि भारत में डैश नागरिकता है। देखिए वही बात है अभी जो बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। और भारत में कैसी है, तो एक नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। सभी भारत के लोग भारत के नागरिक हैं, न कि बिहार के हैं, न यूपी के, न झारखंड के, उड़ीसा के राज्य के नागरिक नहीं है। नेक्स्ट है उत्तरांचल का नाम अब उत्तराखंड हो गया। उत्तरांचल का नाम क्या हो गया, उत्तरांचल का नाम अब उत्तराखंड हो गया। और ये उत्तराखंड कब बना, तो ये उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बना था। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सा को काट करके उत्तरांचल नामक राज्य बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को बनाया गया और वर्तमान में इस उत्तरांचल को हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य है और अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। ये मोस्ट बीबीआई है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट बीबीआई है और ये भी, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर मिलान करना है कि पंचायती राज इसमें क्या हो जाएगा, जो पंचायती राज है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को एक जगह न, पावर को एक जगह न रख करके जब पावर को सभी में बंटवारा कर दिया जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है देश के शक्ति को सभी में बांट देना, देश की शक्तियों को एक जगह न रख करके सभी में बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो पंचायती राज कैसा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट नगर निगम। ये नगर निगम शहरी निकाय है, जो भी शहर है उस शहर में नगर निगम की स्थापना की गई है, नगर निगम की स्थापना की है। सामान्यतः 3 लाख से ज़्यादा की जहाँ पर आबादी है वहाँ पर नगर निगम की स्थापना कर दिया जाता है। ऐसे नगर निगम के जो प्रधान होता है उसे हम मेयर कहते हैं, नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्रामीण संस्था है। गांव में समझिए कि जो प्रधानमंत्री हो गया, जो हमारे यहाँ के मुखिया जी हो गए, वो गांव के लिए प्रधानमंत्री होता है। तो जो ग्राम पंचायत है उसका गठन गांव लेवल पर किया जाता है, पंचायत लेवल पर, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो ग्राम पंचायत के प्रधान वह मुखिया जी होते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान कौन होंगे? मुखिया जी होंगे। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य में शक्ति के बंटवारा करने के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस इसलिए क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जस्टिस यानी न्यायमूर्ति कहा जाता है। तो ये फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1953 में। ये भी बात याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सही गलत के मिलान करना है। करा कि दिल्ली एक राज्य है, बिल्कुल गलत है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि एक राज्य है। नेक्स्ट है भारत में सुरक्षा को संघ सूची में रखा गया, ये बिल्कुल सही है। भारत में जितना भी बड़ा बड़ा मुद्दा है, जितना भी बड़े बड़े बात है, उस सभी को संघ सूची में रखा गया। जैसे सुरक्षा हो गया, हमारे पर बैंक हो गया यानी मुद्रा हो गया, हमारे पर जितने भी आर्मी वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, संचार हो गया। तो जो भी संचार सुविधा हो गया, जो भी परिवहन सुविधा हो गया, हमारे विदेश नीति हो गया, मुद्रा की छपाई हो गया, बैंक हो गया, ये सभी बड़े बड़े मुद्दा है। और ये बड़े बड़े मुद्दा किसमें? संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। भारत में देखिए संघीय व्यवस्था है क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन के कई बांट दिए गए। देखिए भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है, तो यह गलत होगा, संघीय शासन व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट है ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में केंद्र के पास अधिकार है, यहाँ पर बाकी अधिकार के बंटवारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि श्रीलंका में एकात्मक व्यवस्था है, न कि संघीय व्यवस्था। श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसमें एकात्मक है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन सभी देश में संघीय व्यवस्था है। तो याद रखेंगे संघात्मक व्यवस्था के। अब संघात्मक व्यवस्था वैसा देश होता है जहाँ पर जो शक्ति है देश के, वह शक्ति राज्य के बीच और केंद्र के बीच बांट दिया जाता है। जबकि एकात्मक व्यवस्था वाले देश में शक्ति जो है वह राज्य और केंद्र के बीच नहीं बांटा जाता है। जब मतलब जो शक्ति होता है वो पूरा के पूरा शक्ति केंद्र के पास होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, मोस्ट VVI, इसे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा संघात्मक शासन व्यवस्था के सबसे अच्छा उदाहरण दीजिए। तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और सबसे अच्छा व्यवस्था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में राज्य के पास जितना पावर है उतना ही पावर केंद्र के पास है। तो राज्य के पावर और केंद्र के पावर बराबर है। भारत में ही संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत में राज्य के पावर कम है और केंद्र के पास पावर क्या है? ज़्यादा है। और प्रश्न पूछिएगा आपसे कि बताइए कौन ऐसा देश है जो एकात्मक शासन व्यवस्था के सबसे अच्छा उदाहरण पेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, वह इंग्लैंड एकात्मक शासन व्यवस्था के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भारत क्या है? संघात्मक है, लेकिन भारत में पावर ज़्यादा केंद्र के पास है, राज्य के पास पावर
कम है। तो इस तरीके से हमारा सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं उन सबको देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।